कंप्लीट इडुटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। उसी सीरीज में ये आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये 15 होने वाला है। इससे पहले 14 प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। चलिए 15 प्रैक्टिस सेट का ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी। तो यहाँ पर आपको इसमें ये बताना है कि जो मैकाले था उसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी। तो ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा, विधि आयोग अधिनियम 1867 के द्वारा या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो यहाँ पर चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। ये यहाँ पर 1, 2, 3 आपको बताना है, फिर उसके बाद कौन सा सुमेलित यहाँ पर कथन सही नहीं है उसको यहाँ पर आपको टिक करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लोक लेखा समिति ये क्या है 22 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। फिर है प्राक्कलन समिति 30 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। सार्वजनिक उपक्रम जो समिति है उसमें 30 सदस्य नहीं होते, तो यही सही सुमेलित नहीं, इसलिए 3 सही हो जाएगा। तो केवल 3 मतलब कि यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरे 150 यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ इस सीरीज़ में। तो चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है। गरीबी रेखा से संबंधित है, चुनाव सुधार से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, या फिर वित्तीय अनुशंसा से संबंधित है। तो यहाँ पर चुनाव सुधार से संबंधित है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वह वोट नहीं दे सकता है। यह कथन किसका है। भीमराव अम्बेडकर का है, महात्मा गांधी का है, जवाहरलाल नेहरू का है, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले का है। तो ये महात्मा गांधी का है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था। वर्ष 2002 की गोधरा घटना की जांच के लिए, बी ऑप्शन है कि सिख दंगों की जांच के लिए, सी ऑप्शन है चारा घोटाले की जांच के लिए, या फिर डी ऑप्शन है कि बाल गृह घटना की जांच के लिए। तो यहाँ पर वर्ष 2002 की गोधरा घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था। तो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है। यहाँ पर आपको ये बताना है। तो यहाँ पर मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, समान अधिकार, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा 2 सही सुमेलित हैं। यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत है, उनकी स्थित है, तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, बिल्कुल सही है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर है विसुवियस फिलीपींस में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फुजियामा जो है ये जापान में है, ये भी करेक्ट है 3 नंबर। और यहाँ पर किलिमंजारो अंगोला में नहीं है, तो 1 और 3 यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं। 3 घटक होते, 4 घटक होते, 5 या 6 घटक होते हैं। तो यहाँ पर 3 घटक होते हैं, तो आपको याद रखना है। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आर्कटिक महासागर और बेरिंग जल संधि है, इससे जुड़ा महासागर कौन है। तो प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, या फिर अरब महासागर है। तो यहाँ पर प्रशांत महासागर हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात निम्न में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो चक्रवात होता है या फिर जो प्रतिचक्रवात है वो किस प्रकार की पवन होती है, किस प्रकार की हवा होती है। तो यहाँ पर स्थायी पवन होती है,
स्थानीय पवन होती है, मौसमी पवन होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मौसमी पवन होती है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर स्तूप निम्न में से कौन सा बेमेल है? इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ पर गुप्तकालीन जो प्रमुख मंदिर या स्तूप है वो बेमेल है। तो यहाँ पर स्थान दिया गया, यहाँ पर मंदिर और स्तूप दिए गए हैं। तो यहाँ पर सारनाथ हो जाएगा, धमेख स्तूप, नालंदा बौद्ध विहार हो जाएगा, भीतरगांव विष्णु मंदिर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भीतरगांव ही हो जाएगा यहाँ पर विष्णु मंदिर। तो यही क्या है? बेमेल है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मत के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता था? तो कौन से ऐसे अनुयायी थे जिनको पंचार्थिक कहा जाता था? पाशुपत को कहा जाता था, कपालिक को कहा जाता था, लिंगायत को कहा जाता या कालामुख को कहा जाता था? तो यहाँ पर पाशुपत को कहा जाता था यहाँ पर पंचार्थिक, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? आपको ये बताना है कि जो हड़प्पा का स्थल है जहाँ पर खुदाई की गई थी वहाँ पर कांसे का दर्पण कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, लोथल से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है या चन्हूदड़ो से मिला है? तो यहाँ पर हड़प्पा से ही मिला है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? 15% लिया जाता था, 25% या फिर 20% या फिर 30%? तो आपको याद रखना कि यहाँ पर 20% लिया जाता था, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता था? तो यहाँ पर महिपाल को माना जाता था, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? सालू वंश की हुई थी, अरावीड वंश की हुई थी, संगम वंश की हुई थी या फिर तुलु वंश की हुई थी? तो आपको याद रखना कि संगम वंश की यहाँ पर स्थापना हुई थी, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किसकी उपाधि दुर्रे दुरानी मतलब कि युग का मोती? तो नादिर शाह, जहांदार शाह, अहमद शाह अब्दाली या फिर मोहम्मद शाह? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी की उपाधि से नवाजा गया था, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था, सर सैयद अहमद खान ने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था या फिर लाला लाजपत राय ने कहा था? तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय यहाँ पर कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, राजा राम मोहन राय थे या फिर बाल गंगाधर तिलक थे? तो आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय थे, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल था ये 1844 में नहीं हुई थी, इसलिए डी ऑप्शन ही यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? कौन सा यहाँ पर कैबिनेट योजना के पक्ष में था? महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे? तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? सावित्रीबाई फूले ने किया था, पंडित रमाबाई ने किया था, एनी बेसेंट ने या सरोजनी नायडू ने किया था? तो यहाँ पर पंडित रमाबाई ने किया था बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति कौन सी थी? असहयोग थी, राजा वामबद्ध आंदोलन था, अनुकूल प्रविघटन था या फिर अविधेयक था? तो यहाँ पर आपको याद रखना कि राजा वामबद्ध आंदोलन था, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो यहाँ पर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अब 25 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर आपको विचार करना है। तो 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, तो बिल्कुल सही है ये। फिर है 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, तो ऐसा नहीं है। तो केवल यहाँ पर एक सही हो जाएगा, मतलब कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? रासायनिक ऊर्जा से होता है, यांत्रिक ऊर्जा से होता है, नाभिकीय ऊर्जा से, या फिर ऊष्मीय ऊर्जा से होता है? तो यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा से होता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना कि जड़त्व कहा जाता है। कोई भी वस्तु अगर उसमें जड़त्व है तो वह क्या होगा, अगर स्थिर है वस्तु तो वह स्थिर ही रहती है, अगर वह गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसी को प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी द्रव्य के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं यहाँ पर होती है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कोई भी अगर द्रव्य है तो उसकी वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो यहाँ पर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, पादपों द्वारा किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो यहाँ पर श्वसन की प्रक्रम में होता है, प्रकाश संश्लेषण में होता है, निम्नीकरण में होता है, या खनिज अवशोषण में होता है? तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या होता है? तो यहाँ पर उत्सर्जन करना होता है, क्योंकि जो किडनी होती हैं वो उत्सर्जित करती हैं, जैसे यूरिया का उत्सर्जन करना, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि महिलाओं में मादा हार्मोन मतलब एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यहाँ पर आपको ये बताना कि एस्ट्रोजन किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है अंडाशय के द्वारा होता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन है कि यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है? उनके गुणसूत्रों का आधा होता है, उनके गुणसूत्रों का 3/4 होता है, उनके गुणसूत्र का 1/4, या फिर सभी गुणसूत्रों का यहाँ पर होता है? तो उनके गुणसूत्रों का आधा होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन सही लग रहे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी हो रही होगी यहाँ से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं अगर चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारे ये प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। अब 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ल्यूकोडर्मा जो बीमारी का संबंध ये किससे है? त्वचा से होता है, गला से होता है, यकृत से, या फिर आँख से होता है? तो ये आपको याद रखना कि ल्यूकोडर्मा का मतलब क्या होता है, जहाँ पे डर्मा दोस्तों लग जाता है वो स्किन की ही बीमारी हो जाती है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन है कि सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? मांसपेशी तंत्र को करता है, कंकाल तंत्र को करता है, तंत्रिका तंत्र, या फिर ए और बी दोनों को यहाँ पर करता है? तो ये कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है, यहाँ इसमें हड्डियाँ जो है टेढ़ी हो जाती हैं सूखे रोग में, तो यहाँ पर हड्डियों को ही करता है, इसलिए कंकाल तंत्र हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि इनको जो है एंटोमोपैथोजेनिक कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य यहाँ पर करता है? बीजांड करते हैं, अंडाशय करते हैं, युग्मनज करते हैं, या फिर भ्रूणपोष करता है? तो यहाँ पर भ्रूणपोष करता है यहाँ पर ऊतक का कार्य भ्रूण के लिए, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है कैसी होती है? आयनिक होती है, सहसंयोजक होती, वांडरवाल्स होती, या फिर उप सहसंयोजक होती है? तो यह सहसंयोजक होती है इसकी प्रकृति, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक होता है? तो यहाँ पर जो प्राकृतिक रबड़ होती है वो दोस्तों आइसोप्रोपीन का बहुलक होता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को, या फिर मेसान को यहाँ पर करता है? तो प्रोटॉन को करता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों जो
भारत का एक ऐसा शहर है जिसको मरुस्थल की राजधानी यहाँ पर कहा जाता है, तो वो जैसलमेर हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। अब देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कि इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसने लिखा है। तो ये दोस्तों R.K. ठकराल ने लिखा है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन है कि 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कुल कितने देशों ने भाग उसमें लिया था। तो ये 25 देशों ने भाग लिया था, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन है कि कामरेड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन से थे। यहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, सर सैयद अहमद खां थे, मोहम्मद अली थे या फिर जुगल किशोर शर्मा थे। तो आपको याद रखना मोहम्मद अली थे, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन है कि अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यहाँ पर हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो आप सभी को पता है कि हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन है कि नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखी है। यहाँ पर तो ये B.K. आहलूवालिया ने लिखा है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन है कि शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है। अकबरनामा में मिलता है, बादशाहनामा में मिलता है, फिर या फिर वाक़ियाते मुस्ताकी में मिलता है या फिर तारीख़ दाऊदी में मिलता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि तारीख़ दाऊदी में इसका वर्णन मिलता है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों पर विचार करना है। यहाँ पर आपको 4 ये अभ्यारण्य दिए गए हैं और इसके नीचे क्या दिया गया कि दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी स्थिति को हमें लगाना है। तो यहाँ पर जो 47 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या हो जाएगा, सबसे यहाँ पर क्या है, शिकारी देवी है, भद्रा है ना, सिमलीपाल है, पंचगढ़ी है। तो यहाँ पर 2 नंबर जो है वो पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर 3 नंबर दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर 4 नंबर आ जाएगा तीसरे नंबर पर और 1 चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो 2 3 4 1 इसका मतलब है कि सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य यहाँ पर क्या होता है। घरेलू बचतों को बढ़ावा देना होता है, अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव को कम करना होता है, या फिर सी ऑप्शन है कि अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। तो दोस्तों यही हो जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, अवैध जो धन होता है उसकी आवाजाही पर निगरानी रखना होता है। इसीलिए दोस्तों जब यहाँ पर जैसे किसी भी स्टेट में अगर चुनाव होते हैं तो वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला खूब आता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो अवैध धन होता है उसका वितरण इधर से उधर खूब किया जाता है। इसीलिए पुलिस जो होता है हमारी पुलिस सुरक्षा में आकर के उसको मनी लॉन्ड्रिंग को कम करती है और उसको जब्त करती है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी यहाँ पर कारण क्या था। तो यहाँ पर उत्पादन की गुणवत्ता में कमी थी, कच्चे माल की अनुपलब्धता थी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तट कर था, या फिर कारीगरों की अनुपलब्धता थी। तो सी ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रिटेन को निर्यात किया जाने वाला माल था उस पर उन्होंने टैक्स सबसे ज़्यादा लगा दिया था, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, 50 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्य वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो मूल्य होता है उसमें अगर वृद्धि हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। भुगतान शेष पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, असमानताओं में बढ़ोतरी होगी, निवेश पर विपरीत प्रभाव होगा, या फिर ए और बी दोनों। तो निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये कुछ आपके प्रैक्टिस सेट के 50 क्वेश्चंस थे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दी गई हैं, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ये देख लेते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में कहा गया है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बौद्ध धर्म आपको याद रखना कि इसके संस्थापक जो है वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हो गई थी। और इनके बचपन का नाम क्या था, जो गौतम बुद्ध थे इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो ये भी आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी था। बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में इनको फाल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपको ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। फिर नेक्स्ट है कि बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश
क्रमशः सारनाथ और श्रावस्ती में दिया था। तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था और सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं। फिर नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है जबकि पुनर्जन्म की यहाँ पर मान्यता है। तो बौद्ध धर्म में यहाँ पर आत्मा को नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पर पुनर्जन्म की मान्यता को माना जाता है। फिर है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 15 वर्ष है। अगर आप 15 वर्ष के हैं तो बौद्ध धर्म यहाँ पर अपना सकते हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। तो इसलिए यहाँ पर यह भी आपको याद रखना है कि आम्रपाली जो है उसको स्त्री रत्न इन्होंने घोषित किया था गौतम बुद्ध ने। और सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये काफ़ी पूछा जाता है कि यह किसने कहा है कि एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को किसने कहा है, तो सर एडविन अर्नाल्ड ने कहा है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और इनकी दोस्तों ये 4 जो है संगीतियाँ थी जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती। प्रथम संगीति जो थी वो 483 ईसा पूर्व राजगृह में, जो कि महाकश्यप अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी जो संगीति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो थे वो साबाकामी थे और ये शासनकाल में किसके हुई थी, तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय संगीत जो थी ये 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे और ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। और यहाँ पर चतुर्थ जो है संगीत ये 98 ईसा पूर्व में हुई थी और ये कुंडलवन में हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के ये शासनकाल में हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।